हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में बैलेंसिंग सीख ली थी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग टाइप में बात करें तो हमारे पास टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन आती हैं। सबसे पहला हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। देन हम लोग अगर बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी जो होते हैं 3 टाइप की डीकम्पोजिशन होती है। कौन कौन से डीकम्पोजिशन होते हैं? पहला होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है थर्मल डीकम्पोजिशन और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सभी के बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। फोर्थ पे हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली रिएक्शन से। सबसे पहली हमारी रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होकर हमें एक प्रोडक्ट देंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to give a single product यहाँ पे हमारा क्या है? 2 या से 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, जैसे A और B हमारा रिएक्टेंट है, कंबाइन होगा तो हमें क्या देगा? C एक प्रोडक्ट दे देगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, यानी कि CO2 दे देगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल है ये कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। साथ में अगर हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है और साथ में H2O मिलता है। ये भी क्या है? कंबशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यानी कि ये भी कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पूछ भी सकता है और साथ में कंबशन रिएक्शन भी पूछ सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, बोलने में एक जैसा ही लगता हो कंबशन और कॉम्बिनेशन, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मिला के हम लोग क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं, यानी कि वाटर बना देते हैं। ये भी हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी कोई कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बना सकते हो, तो ये बस खाली थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोग वाटर को डिकम्पोज तो कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम लोग वाटर नहीं बना सकते। ठीक है, ये खाली थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है जो कि अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और अगर ऐसी प्रोसेस हो जाती तो हम लोग सेव वाटर जो है वो क्यों कहते रहते कि पानी बचाओ पानी बचाओ, हम पानी बना नहीं लेते, तो पानी बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? whenever a single reactant breaks down into 2 or more products
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में जब कोई सिंगल रिएक्टेंट हमारा टूट जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम लोग इसकी जनरल इक्वेशन बोले तो क्या होगा, जैसे हमारे पास ए रिएक्टेंट है और एक इसमें टूट गया, बी प्लस सी के अंदर टूट गया है, ये क्या हो गई, इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। और मैंने आपको बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की होती हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, whenever a reaction, whenever a decomposition reaction takes place due to heat, यानी कि डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है। तो एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर हीट अप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में, ये हीट का सिंबल होता है, अगर नई वीडियो देखिए तो जाके देखो। ये हीट अप्लाई हम लोगों ने करी, हीट अप्लाई करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस रूप में अलग हो गई। ये एरो का क्या यूज़ होता है, यानी कि गैसेस के रूप में ये बाहर निकल गया और साथ में हीट अप्लाई करी। तो इन सिंबल्स का यूज़ भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इसका एक लौता एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल इनफ है। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को जो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा, डेफिनेशन आप लोग बना के लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक नाम से पता चल रहा होगा, फोटो यानी कि लाइट, ठीक है, लाइट की वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होगी वो लाइट की वजह से होने वाली है। तो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे AgCl जब हमारा ब्रेक डाउन होगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होगा तो Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हमारे जो एग्जाम्पल है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। इसी के साथ मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो बॉटल्स होती हैं, मेडिसिन की जो बॉटल होती है, बहुत सारी बॉटल्स ऐसी होती है जो जिनका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। यहाँ तक कि आपने अगर केमिस्ट्री लैब में भी अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे केमिकल जो हैं वो ब्राउन कलर की बॉटल में रखे जाते हैं। अब रीज़न क्या, हम लोग वाइट कलर की बॉटल में भी तो रख सकते थे, ब्राउन कलर की बॉटल में रखने का रीज़न क्या होता है। लाइक अगर आप लोग कौन कौन से केमिकल देखोगे, जैसे आप लोग अगर CCl4 देखोगे यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड देखोगे, या CHCl3 देखोगे, ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि इन केमिकल्स को जनरली, इन केमिकल्स को और भी बहुत सारे हैं, इनको हम लोग ब्राउन कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको बचाने के लिए हमें क्या करना है होता है, डार्क कलर की बॉटल में रखना होता है। इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन्स भी ऐसी होती है, दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं। लाइक आपने देखा होगा ग्लाइकोजन, जो खांसी की कफ सिरप होती है, कफ सिरप, उसको भी डार्क कलर की बॉटल में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे इसको रखने का रीज़न यही है कि ये लाइट सेंसिटिव होती हैं, लाइट से रिएक्ट कर जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इनका जो केमिकल नेचर वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इसलिए इन्हें डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कोई भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल आएगा, एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो उसको भी आप लोग ज़रा देख लीजिए। डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, व्हेनेवर अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसके,
अगर हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर अगर हम लोग आयरन डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और कॉपर वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, यानी कि आयरन का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और रिएक्शन है आपकी, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हो आप लोग किसको, जिंक को। जरा करा के दिखाओ, उससे पहले मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ। देखिए, आपको कभी कभी कलर के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखना कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। आपको एक्सपेरिमेंटली या फिर कि 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस तरीके का, कि आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, आप उसके अंदर एक आयरन की नेल डिप करते हो, यानी कि एक लोहे की कील जो है वो डालते हो। तो लोहे की कील डालने के बाद उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो कौन से कलर का हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब जो कील है वो लोहे की है यानी कि आयरन की है, तो आयरन का सल्फेट बना देगा यानी कि फेरस सल्फेट बना देगा, और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, अब ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो आपको ये कलर भी याद रखने पड़ेंगे। अगला है यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। जब वो जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा, ZnSO4 बना देगा, और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जिंक सल्फेट का कलर कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। ये कलर्स भी याद होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक और रिएक्शन है हमारे पास है कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2। इसको जब मैं लेड से रिएक्ट कराता हूँ, Pb से रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे क्या बना देगा, लेड का क्लोराइड बना देगा, कॉपर अलग हट जाएगा, तो क्या बना देगा, PbCl2, और साथ में कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अभी यहीं पे अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल लिख के दूँ, FeSO4 के अंदर अगर मैं डालता हूँ कॉपर, तो रिएक्शन क्या होगी, आप ये लिख दोगे कि यहाँ पे CuSO4 बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए रिएक्शन जो फर्दर आगे प्रोसीड होगी ही नहीं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जनरली जो होता है वो आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। ध्यान रखेंगे कैसे, एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है वो है हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। सोडियम सल्फेट जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सोडियम जो है वो कैटायन है, सल्फेट एनायन है, बेरियम जो है कैटायन है, क्लोराइड जो है वो अनायन है। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा, ये कैटायन इसके एनायन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये कैटायन जो है इसके एनायन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा, बेरियम का सल्फेट बना देगा यानी कि BaSO4 बना देगा, और साथ में ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बना देने वाला है। इसी रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं यानी कि PPT रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो नीचे प्रिसिपिटेट बन के रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ऐसे देखो, आपके पास बीकर है, आपके बीकर में क्या है, सोडियम का सल्फेट है। सोडियम सल्फेट के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड डाल दिया। जैसे आप लोग बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो नीचे बेरियम का सल्फेट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका वाटर के साथ जो है वो मिल जाने वाला है। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हैं जिसके बारे में जान लो। वो क्या है, आपने नाम सुना होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में बहुत पूछता है या पूछता ज़रूर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट का इवॉल्व होता है, इवॉल्व हीट यानी कि इसके अंदर हीट का इवोल्यूशन। जब भी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हीट का इवोल्यूशन हो यानी कि हीट एनर्जी जो है वो निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है आपका, जैसे
C6H12O6 ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पूरी की पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो उस दौरान क्या होता है, हम लोग CO2 निकालते हैं और हमारी बॉडी से H2O भी निकलता है स्वेट के रूप में, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, बॉडी हीट अप भी हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल है आप लोगों का, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, CO2 दे देगा। और CO2 कैसी होती है, गर्म गैस होती है, यानी कि गर्म होती है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है बात। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप लोग, N2 + O2 गिव्स NO। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, आप लोग इस एग्जाम्पल को याद रखना। यहाँ पे हम लोगों ने इतने पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना है, और उसी के साथ में हम लोग को रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में भी जानना है। देन उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको शो होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।